एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद मुस्कान। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के इतिहास को, जिसमें चैप्टर 1 को कवर करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और ये होगा आपका पार्ट 1। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम वीडियो में क्या सीखेंगे, पहले उसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। फ्रेडरिक सोर्यू के बारे में जानेंगे। उन्होंने एक चित्र बनाया था, 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, ठीक है। उसमें से एक चित्र जो है आपके एनसीईआरटी में, तो हम उसको पढ़ेंगे। फिर हम जानेंगे राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है, राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई यूरोप में, ये देखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का आगमन किस तरीके से हुआ और नेपोलियन की संहिता क्या थी, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ओके, तो यहाँ पर फ्रेडरिक सोर्यू के चित्र के बारे में समझेंगे अभी हम आगे। फ्रेडरिक सोर्यू कौन थे, इनके बारे में जान लेते हैं। ये फ्रांस के क्या एक बहुत ही फेमस चित्रकार थे, ठीक है। वर्ष 1848 में उन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, ठीक है। उसमें से एक चित्र जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, उसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हर बार एग्जाम्स में बनते हैं, ठीक है। उन चित्रों में उन्होंने क्या है, उन्होंने कैसे विश्व की कल्पना करी थी, जो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र होगा और लोकतांत्रिक होगा, ठीक है। ये कल्पना थी उनकी। चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ पर इस चित्र को एक बार देख लीजिए। इस चित्र में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक स्टेचू है, जहाँ पर क्या है सभी लोग इनके आगे पीछे, आप देख रहे हो लाइन से आ रहे हैं, बहुत पीछे तक ये लाइन पहुंची हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेचू है उसको क्या है, स्वतंत्रता की देवी बताया गया है। और इनके हाथ में है ज्ञानोदय की एक मशाल दी हुई है यहाँ पर। और इनके दूसरे हाथ में आप देखोगे तो मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। और आप देखोगे लाइन से सभी जितने लोग हैं यहाँ पर इनकी रिस्पेक्ट करते हुए, इनको आदर सम्मान देते हुए, इनके सामने झुकते हुए यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइन में जो है सबसे पहले आपका यूएसए और स्विट्जरलैंड क्या है, पहले ही स्वतंत्र हो चुका है, वो पहले ही क्या है, राष्ट्र राज्य बन चुका है। तो यहाँ अभी आगे जो है आप देखोगे, यहाँ पर अभी फ्रांस है और फिर जर्मनी है, और ऐसे ही लाइन से क्या है, पूरी लाइन लगी हुई है, हर देश क्या है इस लाइन में लगा है और आगे आ रहा है अपने। सभी के दिलों में क्या है, राष्ट्रीय की भावना जाग चुकी है, राष्ट्रवाद आ चुका है, और सभी यहाँ पर स्वतंत्रता की मांग को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे विभिन्न देशों के लोग क्या है, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे आगे स्वतंत्रता की प्रतिमा दिखाई दे रही है, जिसे स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहा है, जो कि ये रही, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे फिर लोगों के हाथों में अलग अलग देश के झंडे हैं, यानी सभी देशों के लोग हैं जो आए हुए हैं। यहाँ पर आप देखोगे टूटा हुआ मुकुट निरंकुश राजतंत्र के अंत का प्रतीक है। यहाँ पे आप देखोगे ना कुछ अवशेष बिखरे हुए हैं जमीन पर, टूटे हुए। तो ये क्या दिखा रहे हैं, उस वक्त की जो राजा है उनकी शाही जो व्यवस्था थी, राज व्यवस्था थी, उसको क्या है लोगों ने तोड़ दिया है, उसको खत्म कर दिया है अब, और लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे टूटी हुई जंजीरें, जो कि क्या बता रही है, गुलामी से क्या है अब लोगों को मुक्ति मिल गई है। जो उनके ऊपर जो रोक टोक थी, जो राजा क्या कर रहा था, बहुत ही उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था, शासन मतलब उनका शोषण जो हो रहा था, तो उन चीज़ों से क्या है अब लोगों ने उस गुलामी से क्या कर रही है, मुक्ति प्राप्त कर ली है, ठीक है। इसीलिए उसको क्या है, टूटी हुई जंजीरों से दिखाया जा रहा है। वहीं पर आप आगे देखोगे चित्र का मुख्य संदेश ये बता रहा है कि जो राष्ट्र को स्वतंत्र और लोकतांत्रिक होना चाहिए, हर राष्ट्र को क्या है अपने आप में स्वतंत्र लोकतांत्रिक होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, जो इनका मानना है, अब जो लोगों के दिल में जो राष्ट्रभाव की भावना आई है, तो अब उन लोगों का मानना है कि जो हमारा देश है ये, ठीक है, तो हमारे देश पे हम लोगों का शासन होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति का, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति है, एक राजा क्या करे, उस पर शासन करे। और अगर राजा शासन कर रहा है तो वो फिर सही तरीके से करे, वो लोगों की भी बात रखे, ठीक है, लोगों को भी सम्मान दे और समानता हो उनके साथ। अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या है, वहाँ पर अब लोगों ने क्या करा है, लोकतंत्र की इच्छा जागी है उनके अंदर, स्वतंत्रता की इच्छा जागी है, और उनके गुलामी से दूर भागने की इच्छा जागी है, ठीक है। ये चित्र क्या है, आपको राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के विचारों का प्रतीक बताता है। अभी हमने देखा राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद आखिर ये है क्या राष्ट्रवाद, तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। अब राष्ट्रवाद क्या है, कैसी भावना है, जब आपको क्या है, ये फील हो जाता है, आपको पता चल जाता है, आपके अंदर से ये आवाज़ आने लगती है कि ये क्या है, आपका देश है। आपको इसके अंदर क्या है, प्रेम भावना से रहें, एकता बनाकर रहें, अच्छी सोच, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी भाषा के लोग हों, कुछ भी हो, उनमें ये एक भावना आ जाए कि हम सब एक हैं, ये हमारा है, हमारा देश है, ये किसी एक राजा का नहीं है, ये किसी एक राजा के कहने पर नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जब ये भावना आ जाए तो वो क्या है, आपका राष्ट्रवाद कहलाता है। आई होप राष्ट्रवाद आप समझ गए होंगे। चलिए, तो अब राष्ट्रवाद की जो शुरुआत है, आखिर फ्रांस में राष्ट्रवाद आप देख रहे हो, इतनी बड़ी क्रांति हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं, अब राजा सभी इस व्यवस्था को पूरी तरीके से क्या है, हटा रहे हैं।
तो ऐसा कुछ ना कुछ तो भाई उसकी शुरुआत हुई होगी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्रांति हुई होगी। अब जैसे आप इंडिया में देख लो, ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए कितने विरोध हुए, कितने आंदोलन हुए, है ना। तो वैसे ही अब वहाँ पर भी, ये फ्रांस में भी देखा जा रहा है। तो राष्ट्रवाद की जो शुरुआत है वो सबसे पहले क्या है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में हुई है। अब ये है क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। 1789 में फ्रांस के लोगों ने राजा के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। सत्ता, उन्होंने कहा कि जो सत्ता है वो राजा के हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में होनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया, दुनिया को पहली बार सिखाया कि जो संप्रभुता है वो राजा के पास नहीं होगी, उसके नागरिकों के पास होनी चाहिए। ठीक है, पूरी दुनिया में क्या है, एक मैसेज पहुंचा इस क्रांति से कि सभी के अंदर राष्ट्रभाव की भावना जागे। अब यहाँ पे जो फ्रांसीसी लोग हैं, उन्होंने अपनी पहचान, जो एक सामूहिक पहचान है, कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे बनाई, उसके बारे में समझते हैं। जब क्रांति हो गई, अब क्या है, क्रांतिकारी के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि अब जिस क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या है, लोगों ने विद्रोह कर दिया राजा के खिलाफ। तो वो क्या है भाई, पुराने टाइम में तो इतना मास कम्युनिकेशन नहीं था, इतना बड़े लेवल पर नहीं था कि मतलब सभी को पता चल जाए, पूरे विश्व में इजीली पता चल जाए। तो उनको क्या है, एक ऐसी सामूहिक पहचान बनानी थी कि जो क्या है, हर जगह हर किसी को पता चले और हर कोई ये एक्सेप्ट कर ले और ये चीज़ मान ले कि ये क्या है, उनका राष्ट्र है, और वो भी क्या करे, इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाए। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग कोनों में रहने वाले फ्रांस की हर जगह पर इस बात को, एहसास को पहुँचाने के लिए, इसके लिए उन्होंने 6 कदम उठाए। ठीक है, तो अब भाई वो कौन से उन्होंने स्टेप्स किए हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर क्या है, पितृभूमि और नागरिक, ला सिटेओन का विचार आया। ठीक है, ले सिटेओन जिसे कहा, उसका विचार आया। अब इस विचार में क्या था, लोगों को ये बता दिया गया कि फ्रांस किसी एक का नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी पितृभूमि है, फादरलैंड है, और हम सब इसके नागरिक हैं। इसके पास क्या है, फादरलैंड बताया है, पितृभूमि बताया है। ठीक है, और यहाँ के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, जिसके पास संविधान के तहत बराबर अधिकार हैं। चलिए, तो और फिर क्या हुआ वहाँ पे, फ्रांसीसी क्रांति में आप देखोगे एक और नया नया ट्विस्ट आया कि वहाँ पे जो पुराना झंडा था, पुराने टाइम का राजाओं का बना हुआ जो शाही झंडा हुआ करता था, उसको हटाकर अब क्या है, एक न्यू फ्लैग बना दिया गया था। एक नया झंडा आया था जो थ्री कलर का था। ठीक है, 3 कलर से मिलकर बना था, नीला, सफ़ेद और लाल। ठीक है, उन्होंने इस झंडे को अपनाया और यहाँ पर क्या है, उन्होंने क्रांति और आज़ादी का प्रतीक भी बनाया ये झंडा उनका। फिर आती है आपकी नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जो स्टेट जनरल के चुनाव हुआ करते थे, अब नागरिकों ने क्या करा कि उसका भी नाम बदल दिया, उसको नेशनल असेंबली रख दिया गया। ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और एक समान कानून। अब पूरा फ्रांस क्या है, एक केंद्र से चलने वाली शासन व्यवस्था बन गई थी। यानी एक सेंट्रल जो है वो क्या करेगी, पूरे शासन व्यवस्था को चलाएगी, जिससे सभी नागरिक क्या हो जाएंगे, एक समान, क्या है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म लॉज लागू किया गया, जो सभी नागरिकों के लिए क्या होगा, एक समान होगा, कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है आंतरिक सीमा शुल्क, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज खत्म कर दी गई। पहले फ्रांस के अंदर क्या था, जब आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो तो वहाँ पे जो क्या है, टैक्सेस ले जा रहा था वो बहुत ज़्यादा ही ले रहे थे। जो टोल टैक्सेस जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सभी को देना पड़ रहा था। और हर एक छोटी छोटी दूरी पे, यानी आप जा रहे हो देन उसके बाद फिर आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो इस तरह से क्या है, इस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पे एक दिक्कत और क्या थी, जब आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो ना, तो वहाँ पे जो नापतोल की व्यवस्था थी, जो नापतोल का जैसे वेट करने की चीज़ें हो गई, तो वो उसमें भी डिफरेंस था। यानी अगर एक जो बाट होता है, बाट आप जानते होंगे, जो बाट है वो अगर 500 ग्राम का यहाँ पे, तो वहीं दूसरी ओर क्या है, वो 250 ग्राम का हो जाएगा। यानी मतलब डिफरेंस समझ लो ना कुछ फर्क है। तो इससे क्या है, अब जो व्यापारी है वो बेचारा जा रहा है, उसने क्या एक जगह से महंगे में खरीद ली, वहीं दूसरी ओर जा रहा है, उसको बताओ वो चीज़ क्या है, कम में हो रही है, या फिर मतलब फर्क आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस की वजह से भी क्या है, लोगों को बहुत नुकसान और ये चीज़ें सहनी पड़ रही थी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें उन्होंने इस बात को भी क्या कर दिया, नापतोल की जो व्यवस्था थी उसको भी अलग अलग ना करके एक व्यवस्था लागू कर दी गई, जो पूरे फ्रांस में क्या रहेगी, समान रहेगी। और जो टैक्सेस थे जो हर थोड़ी दूरी पर जाने पर लग रहे थे, उसको भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब आती है भाषा की, लैंग्वेज की बात। ठीक है, तो जो एक राष्ट्रीय भाषा बना दी गई। अब फ्रांस में क्या है, फ्रांसीसी जो लैंग्वेज थी, फ्रेंच लैंग्वेज, उसको क्या कर दिया, वहाँ की मुख्य भाषा या राष्ट्रीय भाषा कह सकते हैं आप, वो बना दिया गया। अलग अलग क्षेत्रीय बोलियों को क्या किया, उसको हतोत्सित किया गया, और पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा को पूरे देश की राष्ट्रीय और साझी भाषा बना दिया गया। ठीक है, चलें, तो यहाँ पे अब बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। ये नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे, पहले इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म क्या है, 1769 में कोर्सिका द्वीप पर हुआ।
फ्रांस के महान सेनापति थे, सैन्य सेना कह सकते आप, जो सेना के कमांडर कह सकते हो, सैन्य नेता थे ये। ठीक है, 1804 में फ्रांस के सम्राट बन गए ये। चले, उन्होंने यूरोप के अनेक क्षेत्रों पर भी क्या करा था, इन्होंने विजय पा ली थी और अपने सुधारों के कारण इतिहास में एक प्रसिद्ध भूमिका है इनकी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये ऐसे दिखते हैं, ये है आपके नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कानूनों का संग्रह था। अब ये नेपोलियन संहिता है जो कि 1804 में नेपोलियन द्वारा लाई गई है। ठीक है, जब ये 1804 में आप देख रहे हो ना, ये फ्रांस के सम्राट बन गए हैं यहाँ पर, तो अब ये क्या है, एक संहिता लेकर आए हैं जिसको क्या है, नेपोलियन संहिता कहा गया है। तो ये क्या था, इसके बारे में समझते हैं। तो ये कोड ऑफ सिविल लॉज था, कानूनों का संग्रह, जिसे नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में लागू किया था। अब ये बात क्या करता है, तो इसके अंदर क्या है, कानून थे जो हर क्षेत्र में, जो अलग अलग कानून सामंती नियम चलते थे, उनसे लोगों को क्या है, बहुत परेशानी होती थी। तो उन परेशानियों को क्या है, खत्म करने के लिए इन्होंने क्या करा, कोड ऑफ सिविल लॉज लेकर आए, नेपोलियन बोनापार्ट कानूनों का संग्रह लेकर आए। ठीक है, फिर नेपोलियन संहिता की मुख्य बातें क्या थी, अब इसके पॉइंट समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। तो यहाँ पे कानून के सामने सभी समान होंगे, यानी किसी के अंदर साथ फर्क नहीं किया जाएगा, कानून की नज़र में सभी को समानता मिलेगी। पहले राजा, सामंत और पादरी को विशेष अधिकार मिलते थे। अब कानून की नज़र में सभी नागरिक क्या है, समान है। पहले की जो व्यवस्था है, जो राज व्यवस्था राजा द्वारा चला रहा था, तो राजा क्या करता था, सबसे ऊंचा उसने अपने आप को रखा हुआ था टॉप पर। देन उसके बाद सामंती लोग आ जाते थे, सामंत लोग, फिर उसके बाद पादरी वर्ग के लोग आ जाते थे, और सबसे नीचे रह गया तो वो क्या रह गया, आपका गरीब किसान रह जाता था। वहाँ पे फर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब जो ये लेकर आए हैं, जो नेपोलियन लेकर आए, नेपोलियन संहिता, उसमें इन्होंने सभी को समानता का अधिकार दिया। फिर यहाँ पे आप देखोगे सामंती विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया। सामंती विशेष अधिकार क्या था, ये इस तरीके के अधिकार थे जो जमींदार और सामंतों को क्या है, कुछ पैदाइशी अधिकार दे दिए जाते थे। ठीक है, यानी जो जमींदार है, सामंत है, उनको क्या है, ये जन्म उपरांत ही उससे ही क्या, उनको ये मतलब अधिकार मिल जाया करते थे। अब इन अधिकार का क्या है, वो लोग मिस यूज भी करते थे, यानी जो गरीब किसान हैं, छोटे वर्ग के लोग हो गए, उनको क्या कर रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस संहिता में उनके विशेष अधिकार को भी खत्म कर दिया गया। फिर आया निजी संपत्ति की सुरक्षा। अब क्या है, पहले में क्या है, राजा क्या करता था, लोगों के, राजा हो गया, सामंती व्यवस्था हो गई, सामंत लोग हो गए, वो क्या करते थे, जैसे छोटे मोटे जो लोग हो गए, जैसे किसान हो गया आपका, गरीब लोग हो गए, तो वो क्या है, अगर वो उनकी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है ना, संपत्ति, उसको ही रखने का अधिकार नहीं देते थे। लेकिन जो नेपोलियन संहिता आई, तो इन्होंने क्या करा, लोगों की निजी संपत्ति को भी सुरक्षा देनी शुरू कर दी। फिर इसके बाद आया आपका एक समान कानून, जो कि समानता लाने के लिए लेके आया गया। पूरे फ्रांस में अलग अलग कानूनों की जगह एक समान नागरिक कानून लेके आया गया। ठीक है, फिर व्यापार को आसान बनाना, आंतरिक चुनौतियाँ, इंटरनल टेरिफ्स और कई बाधाओं को हटा दिया गया। व्यापार और आर्थिक गतिविधियाँ इससे क्या हुई, आसान हो गई। नेपोलियन ने क्रांति के विचारों का प्रसार किया, लेकिन साथ ही साथ फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार भी किया। अब तक आप देख रहे हो कि नेपोलियन क्या चल रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है उसका। लेकिन अब आप देखोगे धीरे धीरे, जब ये राजा बन चुके हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है, संहिता लेकर आए नेपोलियन संहिता, इसमें आप देखोगे ज़्यादातर चीज़ें क्या है, लोगों के भले के लिए ही हो रही है। ठीक है, लेकिन आगे आप देखोगे कि नेपोलियन ने किस तरीके से क्या क्या काम किए, और वहाँ पर हो सकता है आप देखो ट्विस्ट की बात की, हो सकता है इसको भी भाई लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया हो, और फिर इनका विरोध किया हो, कोई संधि आई हो, है ना। तो इसके बारे में हम आगे पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आगे ज़रूर देखिएगा पार्ट 2 को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई कमेंट, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।